हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जारी हो गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 बिहार बोर्ड के द्वारा। तो इसमें दिए गए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने सब जो है डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं। तो ये तो विद्यार्थी पैटर्न दिया रहता है कि किस तरीके से जो है अपने सब के इस एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उन सारे क्वेश्चन को अपने सब को डील करना है। ठीक है जी। तो देखो विद्यार्थी, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकरण में लोकप्रिय किया था। तो आपका जो क्वेश्चन कर रहा है कि किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकरण में लोकप्रिय किया था, तो वो है विद्यार्थी पंचानन महेश्वरी। क्या है विद्यार्थी? पंचानन महेश्वरी। बट साथ ही साथ जो है अपने सब इस अदर वैज्ञानिक के नामों के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि विद्यार्थी है एम एस स्वामीनाथन। विद्यार्थी यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो ये जो एम एस स्वामीनाथन जो है इसे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। याद रखना अपने सबको, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हो सकता है अपने सबको कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ दिया जाए कि बताइए जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी अपने सबका जो है एम एस स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। इसी तरीके से देखो विद्यार्थी, सी नंबर जो ऑप्शन दिया है के एस बिलग्रामी। क्या विद्यार्थी? के एस बिलग्रामी। तो के एस बिलग्रामी की बात करेंगे विद्यार्थी, तो ये जो भाई साहब है इन्होंने माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के क्षेत्र में खोज किया था। ठीक है जी। और इसके बाद विद्यार्थी बात करेंगे रामदेव मिश्र को। तो रामदेव मिश्र को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है विद्यार्थी? इसे कहा जाता है फादर ऑफ, इसे कहा जाता है विद्यार्थी फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। तो देखो विद्यार्थी, क्वेश्चन तो आपका एक ही है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकरण में लोकप्रिय किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया विद्यार्थी? जो है पंचानन महेश्वरी। लेकिन बाकी हम इन तीन ऑप्शन के बारे में भी जान लिए। यानी कि अगर आपको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछ दिया जाए तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी पूछ दिया जाए तो रामदेव मिश्र हो जाएगा। ये पूछ देगा कि माइकोलॉजी और पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में खोज स्थापित किसने किया था, तो क्या हो जाएगा? के एस बिलग्रामी। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? के एस बिलग्रामी। ओके, तो चलो विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखते हैं वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा भारत में आयाती गेहूं के साथ आया था। तो याद रखना विद्यार्थी जो है कह रहा है कि कौन सा पौधा भारत में आयाती गेहूं, तो वो पार्थेनियम घास है। क्या विद्यार्थी? पार्थेनियम घास है। याद रखिएगा नॉलेज के लिए या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, इन भाई साहब को गाजर घास भी कहा जाता है और इसे कांग्रेस घास भी कहते हैं या इसे फूलन पट्टी भी कहा जाता है। बात करें विद्यार्थी, तो यह पार्थेनियम जो है 1950 के 1950 के दशक में 1950 के दशक में अमेरिका से आए PL 480 कार्यक्रम के अंतर्गत आयाती गेहूं के साथ ये भारत में प्रवेश कर गया था, जिसे अब इसे हटाना जो है विद्यार्थी जो है मुश्किल हो गया है। ये पूरे भारत में ये फैल चुका है। ठीक है, तो पूछ देगा विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सा पौधा भारत में आयाती गेहूं के साथ आया था, तो क्या हो जाएगा? पार्थेनियम। और ये भी याद रखिएगा कहीं ये पूछ दिया जाए इन्हीं ऑप्शन के साथ कि बताइए जो है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मनुष्यों में एलर्जी उत्पन्न करता है, तो उस समय भी पार्थेनियम घास या पार्थेनियम रहेगा विद्यार्थी जो है, या गाजर घास रह सकता है ऑप्शन में, या फिर विद्यार्थी कांग्रेस घास रह सकता है। ठीक है, तो दिक्कत समझने में नहीं ना। चलो विद्यार्थी आगे जो बढ़ेंगे अपने सब, तो अगला क्वेश्चन है अपने सब का कि किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है। किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है, यानी कि
एंडोएस्पर्म, एंडोएस्पर्म इज प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड। ठीक है, तो एंडोएस्पर्म जिस सीड में प्रेजेंट रहता है तो हम आपको बता दिए थे उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी, उसे क्या कहते हैं, एंडोएस्पर्मिक सीड। क्या कहते हैं विद्यार्थी, एंडोएस्पर्मिक, इसे हम क्या कहेंगे, एंडोएस्पर्मिक सीड कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में विद्यार्थी। और बता दिए थे एंडोस्पर्मिक सीड का उदाहरण क्या हो जाता है विद्यार्थी, मोनोकॉट। क्या हो जाता है विद्यार्थी, मोनोकॉटिलिडनस सीड हो जाता अधिकांशतः। तो इन सभी में देखिएगा तो मोनोकॉटिलिडनस सीड क्या हो जाएगा विद्यार्थी, कोकोनट हो जाएगा, यानी नारियल हो जाएगा। तो अपने सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारियल। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलो विद्यार्थी अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या एक से ज्यादा होती है। किस पौधे में बीजांड की संख्या कह रहा विद्यार्थी, तो वो हो जाएगा तरबूज। क्योंकि खुद देखो विद्यार्थी, आपको पता होगा, कुछ याद रखो ना रखो, बीजांड जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद्यार्थी, बीजांड जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का, यानी बीज का। तो विद्यार्थी जो है, तो एक बीज में मतलब एक पौधे में एक से अधिक बीज होना चाहिए, तो वो किस में देखने को मिलता है, तरबूज में। ठीक है, चलो आगे अगर बढ़ेंगे अपने सब, तो देखो क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से किस, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इसे इंग्लिश में कहेंगे हम लोग जो है मेगा स्पोर मदर सेल। तो टॉपिक याद करो, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या याद करना अपने सबको, मेगा एस्पोरोजेनेसिस, है कि नहीं। तो मेगा एस्पोरोजेनेसिस में आप क्या देखे थे विद्यार्थी, एक मेगा एस्पोर से पहले 2 बनता है, फिर 2 से 4 बनता है, और इस 4 में से 3 नष्ट हो जाता है और एक बचता है जिसे फंक्शनल मेगा एस्पोर कहते हैं। तो इसमें मियोसिस होता है। कौन सा विभाजन होता है विद्यार्थी, मियोसिस होता है। तो राइट आंसर जो होगा अपने सबका वो हो जाएगा ए नंबर, यानी अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन है अपने सबका कि बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद करो चैप्टर नंबर 2 सबसे लास्ट टॉपिक एपोमिक्सिस, है कि नहीं, जिसे क्या कहा जाता है, असंग जनन कहा जाता है विद्यार्थी। तो आपको बता दिए थे ना, असंग जनन विद्यार्थी क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन इसमें सीड का फॉर्मेशन हो जाता है विद्यार्थी। तो ऐसे जो क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, चलो वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन की अपने सब बात करेंगे विद्यार्थी। तो अगला क्वेश्चन है अपने सबका कि प्रसव के समय, क्या विद्यार्थी, प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो है कौन सा हार्मोन, तो आप पढ़े हुइएगा विद्यार्थी, वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। क्या विद्यार्थी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाता है। क्या हो जाता है विद्यार्थी, ऑक्सीटोसिन। तो बता दें अगर ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो यह गर्भाशय की मांसपेशियों में तेजी से कंट्रैक्शन करवाता है, जिससे शिशु क्या होता है विद्यार्थी, तो बर्थ कैनाल के थ्रू गर्भाशय से बाहर आ जाता है। ठीक है, आगे लिखा विद्यार्थी अपने सबका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र बंद होने को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो तुम हमको शुरू को बता दो, है ना। तो याद रखना एक लड़की में 12 से 15 वर्ष, अब देखो विद्यार्थी यह जो डेटा है कोई फिक्स नहीं है। सीधी बात समझो कि जब लड़की में पहली बार जब एमसी स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसे कहा जाता है मीनार्क। क्या कहा जाता है, मीनार्क, राजो दर्शन कहा जाता है। और जब ये 45 से, आप बुक में पढ़े होइएगा विद्यार्थी जो है यह डेटा कि 45 से 50 वर्षों के बाद महिला में यह आवर्त चक्र बंद हो जाता है। तो सबसे लास्ट वाला जो विद्यार्थी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, राजनोवृत्ति। क्या कहते हैं विद्यार्थी, राजनोवृत्ति। या फिर कहने का मतलब ये बंद जो हो जाता है विद्यार्थी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मीनोपॉज कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में। चलो अगला है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी 9वां नंबर कि वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में रखने का महत्व क्या है।
आप जानते विद्यार्थी ये एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे विद्यार्थी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, जिसे अपने सब क्या कहते हैं, एस्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्क्रोटम। इस एस्क्रोटम में 1 पेयर टेस्टिस मौजूद होता है विद्यार्थी। तो ये जो है विद्यार्थी टेस्टिस, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है। क्यों रहता है, तो याद रखिएगा हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस एस्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से विद्यार्थी याद रखना है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस विद्यार्थी कम होता है, लेस होता है। और इसी टेम्परेचर पर टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है विद्यार्थी। तो इसीलिए टेस्टिस जो है उदर गुहा से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है। यानी अपने सबका राइट आंसर हो जाएगा वृषणों के तापकरण को कम रखना। वृषणों के तापकरण को कम रखना, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी अपने सबका, तो अगला क्वेश्चन है सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे से बता दीजिएगा कि सर फ्रक्टोज रहता है। क्या रहता है विद्यार्थी, फ्रक्टोज रहता है। विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द सेमिनल प्लाज्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। वैसे हम आपको बता दें कुछ बातें जो है नोट में, ठीक है, हो सकता है कहीं आपको काम आ जाए विद्यार्थी जो है, ठीक है, क्या काम आ जाए विद्यार्थी। तो कहने का मतलब सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज तो रहता ही है। फ्रक्टोज के साथ साथ अगर हम बात करेंगे विद्यार्थी, तो इसमें जो है सॉर्बिटॉल एंड इनोसिटॉल नामक कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है जी। तो लेकिन अपने सबका जो ऑप्शन है उसके अनुसार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे विद्यार्थी। तो अगला क्वेश्चन है अपने सबका, आवर्त चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। यानी कि मेस्टोस साइकिल जो होता है, तो याद करो ना, उसमें सबसे नीचे अपने सब पढ़े थे यूटेराइन इवेंट्स, कुछ इस तरीके से अपने सब जो पढ़े थे, ठीक है। तो सबसे नीचे जो आप इस तरीके से लेयर जो देखे थे, ये लेयर धीरे धीरे जो बढ़ते चला जाता है विद्यार्थी। तो ये यूटेराइन इवेंट्स में यूटेरस में ये घटना घटता है। यूटेरस में किस लेयर में घटता है, तो एंडोमेट्रियम में। किस में घटता है विद्यार्थी, एंडोमेट्रियम में, यानी गर्भाशय अंत स्तर में। तो राइट आंसर अपने सबका यही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या अपने सबका, कि पुरुषों के लिए बंध्याकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी व्हाट इज द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ मेन इज कॉल्ड। तो हम बता चुके हैं कि मेल में होगा तो वैसेक्टोमी। अब वही अगर जो पुरुषों हैं, अगर पुरुषों के जगह पर अगर महिला दे देता है ना जी, महिला अगर दे देता क्वेश्चन में, तो राइट आंसर क्या हो जाता, ट्यूबेक्टोमी। क्या हो जाता है, ट्यूबेक्टोमी। तो याद रखना विद्यार्थी, जो वैसेक्टोमी जो होता है विद्यार्थी, वैसेक्टोमी जो होता है, उस वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर अपने सबका क्या हो जाएगा विद्यार्थी, जो आपका क्वेश्चन है पुरुषों के लिए बंध्याकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो हो जाएगा वैसेक्टोमी। क्या हो जाएगा, वैसेक्टोमी। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलो तो बढ़ते हैं अपने सब अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखो विद्यार्थी जो है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन गर्भ निरोधक गोली एस्टेरॉयड है। याद रखना विद्यार्थी क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन गर्भ निरोधक गोली गैर एस्टेरॉयड है। क्या पूछ रहा है विद्यार्थी, गैर एस्टेरॉयड। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है विद्यार्थी कि आखिर ये एस्टेरॉयड क्या होता है और गैर एस्टेरॉयड क्या होता है ना जी। सबसे पहले अपने सबको यही बातें याद रखनी है कि आखिर एस्टेरॉयड क्या होता है और गैर एस्टेरॉयड क्या होता है, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं, एस्टेरॉयड का मतलब होता है विद्यार्थी ऐसा पदार्थ या ऐसी दवाएं जिनकी संरचना एस्टेरॉयड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जैसी होती है या उन्हीं का बना होता है, उसे एस्टेरॉयड कहा जाता है। नॉन एस्टेरॉयड हार्मोन का मतलब होता है जो एस्टेरॉयड हार्मोन पर आधारित नहीं होता है विद्यार्थी, और वो एस्टेरॉयड हार्मोन विद्यार्थी मतलब जब ये जो है गैर एस्टेरॉयड की बात करेंगे तो ये सहेली हो जाता है। क्या हो जाता है विद्यार्थी, सहेली हो जाता है। यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
कंट्रासेप्टिव पिल्स इज नॉन एस्टेरॉइड, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, सहेली। ठीक है, देखो विद्यार्थी 14 नंबर क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन में क्या गलत है। तो सबसे पहली बात देखो, लिखा प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte कहते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं प्राइमरी oocyte। तो याद करो, प्राइमरी oocyte में सबसे पहले होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस फर्स्ट। अब जैसे मियोसिस फर्स्ट होता है तो एक बड़ा सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है और एक छोटा फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ऊजेनेसिस के प्रोसेस में हम बताए थे। तो कह रहा है कि इसमें क्या गलत होता है, ऑप्शन अपने सबको ढूंढना है गलत वाला। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो सही बात है, हम अर्धसूत्री विभाजन दिए। असमान विभाजन होता है, तो ये भी बात आपका सही है कि इसमें दो अलग अलग साइज का कोशिका बना हुआ देख रहे हैं। अगुणित द्वितीयक अंडक तथा ध्रुवीय पिंड बनता, तो सही बात है, इन दोनों का विद्यार्थी जो है नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइडी होगा। और समसूत्री विभाजन होता तो बिल्कुल नहीं विद्यार्थी, यही नहीं होता है, यानी यही हमारा गलत ऑप्शन सही होगा। ठीक है जी, तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है विद्यार्थी उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन। चलो जी, अगला अगर क्वेश्चन अपने से बढ़े तो क्या लिखा, किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया था। तो याद रखिएगा वो है एडवर्ड विल्सन साहब। क्या विद्यार्थी, एडवर्ड विल्सन साहब। इन्होंने, बता दें आपको जो है, इन्होंने 1980 में इस अवधारणा को विज्ञान संरक्षण जीव विज्ञान में व्यापक रूप से प्रचलित किया था। तो एक लाइन में विद्यार्थी ये पूछ देगा, ये टर्म बायोडाइवर्सिटी किसके द्वारा जो है पॉपुलराइज्ड है या प्रचलित किया गया है, वो क्या हो जाएगा, एडवर्ड विल्सन। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं विद्यार्थी। अगला है अपने सबका कि जातीय विविधता। क्या विद्यार्थी, जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है। जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा अपने सबका प्रोकैरियोट्स। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन क्या अपने सबका, किस वैज्ञानिक ने प्रयोगों से यह दर्शाया गया है कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। तो याद रखिएगा क्या लिखा है, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह दर्शाया गया है कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है, तो वो है विद्यार्थी डेविड टिलमैन। क्या विद्यार्थी, डेविड टिलमैन साहब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी कि 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो रियो डी जनेरियो में। कहाँ हुआ था विद्यार्थी, रियो डी जनेरियो में। अब जो क्वेश्चन आपको याद रखने वाला वो याद रखना ही पड़ेगा विद्यार्थी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन कथन समष्टियों के बारे में गलत है। समष्टियों यानी पॉपुलेशन के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, आखिर इसमें से कौन सा विद्यार्थी पॉइंट गलत है। तो देखो लिखा हुआ है कि सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, सही बात है। समान साधनों का साझा उपयोग करते हैं, तो जो पॉपुलेशन होगा करेगा। सदस्य इनब्रीडिंग करेंगे, स्वाभाविक बात है वो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे ही करेंगे। समष्टियों के बीच में ऊर्जा संचरण होता है, तो बिल्कुल नहीं विद्यार्थी, यही गलत पॉइंट है। तो यही अपने सबका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है। ठीक है, तो लैंगिक कपट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी, जो लैंगिक कपट जो लिखा हुआ है यानी सेक्सुअल डिसेक्ट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब, कपट का मतलब होता है छल करना। यानी लैंगिक कपट के बारे में अगर बताएं तो आप कह सकते हैं कि यह वह रणनीति है जिसमें पौधे अपने फूल के माध्यम से कीटों को आकर्षित करता है, लेकिन उनके मादक व्यवहार करवाकर अपने परागण को सुनिश्चित करता है, जबकि कीटों को कोई असली यौन लाभ नहीं मिलता। मतलब वो फूल अपना स्ट्रक्चर ऐसा बना लेता है
कि जो नर मधुमक्खी रहता है उसे लगता है कि यह मादा मधुमक्खी है, उसके साथ जो है फिजिकली होने का कोशिश करता है, उसी दौरान जो है उस फूल में पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन उस इंसेक्ट को, उस मधुमक्खी को कोई लाभ नहीं मिलता है, और ये विद्यार्थी ऑफिस में देखने को मिलता है। किसमें विद्यार्थी? ऑफिस में। ठीक है। चलो अगला है विद्यार्थी क्वेश्चन अपने सबका कि बाघ आरक्षित तथा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ गणना का आधार क्या है? बाघ आरक्षितियों या राष्ट्रीय उद्यान में, मतलब बाघ है और बाघ का संख्या कितना है विद्यार्थी जो है, तो इसको कैसे पहचाना जाता है? तो पग चिन्हों तथा मल गुटिकाएं के आधार पर। गिनती, आप गिनती जा करके तो नहीं कर सकते हैं, बाघ शिकारी जानवर है, छुप करके रह सकता है, आप कितना को, लेकिन ये फोटोग्राफ जो आपको दिखाई देगा आप उसे गिन पाइएगा, जो दिखाई नहीं देगा आप उसको गिन नहीं पाइएगा। क्षेत्रवर्त गिनती, आप किस किस एरिया में जाकर के गिनती करिएगा, तो मेन ये होता है कि जिस एरिया में बाघ रहता है तो उसके जो है पग चिन्ह को और मल गुटिका जो होता है उसको जो है काउंट करके जो है विद्यार्थी कहने का मतलब बाघ का गणना किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि, अगला क्वेश्चन अपने सबका कि यदि समय के संदर्भ में n का आरेख सिग्मॉइड वक्र है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा विद्यार्थी? लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी अपने सबका कि निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते? तो सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि जो जीवन काल में, जो अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक बार फूल का निर्माण करेगा, फल का निर्माण करता है, उसे विद्यार्थी मोनोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक कहते हैं, या उसे मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। जो अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फेज आ जाने के बाद जो है हर एक वर्ष एक खास मौसम में फूल और फल का निर्माण करता है, तो उसे विद्यार्थी हम पॉलीकार्पिक कहते हैं, या पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। ठीक है। तो जो पूरे जीवन में एक बार देगा विद्यार्थी वो बांस हो जाता है। वो क्या हो जाता है विद्यार्थी? बांस। आप लोग बुक में पढ़े होइएगा, इसमें 50 से 100 सालों के बाद फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलता है। ठीक है। चलो अगला जो अपने सब क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थी, वो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्या लिखा है विद्यार्थी कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे को न लाभ हो न हानि हो, मतलब एक जाति को लाभ मिलेगा पॉजिटिव, दूसरे को न लाभ मिलेगा न हानि मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या लिख लेंगे अपने सब जो है? 0 लिख लेंगे। तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी जो है, बताइए? परजीवी कहेंगे, परभक्षण कहेंगे, सहोपकारिता कहेंगे, या सहभोजिता कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? तो उस कंडीशन में हम उसे कहेंगे सहभोजिता। क्या कहेंगे विद्यार्थी? सहभोजिता कहेंगे, उसे हम इंग्लिश में कम्युनलिज्म कहेंगे। ठीक है। याद रखिएगा, ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक जाति को लाभ हो और दूसरा को न लाभ हो न हानि हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म। कोई दिक्कत समझने में? चलो इसी तरीके से विद्यार्थी जो है अगर हम बाकी जो है अगर एग्जाम्पल को लेकर के समझाए, जैसे पैरासाइटिज, परजीवी किसे कहेंगे? तो एक को लाभ होगा और दूसरा को विद्यार्थी हानि होगा, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं? परजीवी। और परभक्षण का मतलब एक को लाभ होगा विद्यार्थी और दूसरा को हानि होगा, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं? परभक्षण। देखो ये और ये दोनों एक जैसा है, तो परजीवी याद रखना है, परजीविता का मतलब हुआ एक को लाभ और दूसरा को न लाभ न हानि, तो यहाँ पर ये जीव फिर भी जिंदा रहेगा। लेकिन परभक्षण में एग्जाम्पल ले लो शेर का और हिरण का, मतलब शेर को तो लाभ हुआ लेकिन हिरण को जाने गवाना बैठना पड़ता है, इसीलिए इसे परभक्षण कहते हैं। तो इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है। असहोपकारिता का मतलब दोनों को लाभ होगा, यानी दोनों पॉजिटिव रहेगा, दोनों को एक दूसरे से लाभ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने सब, लाइकन हो गया। ठीक है। चलो जी। तो अब जो अपने सब अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थी, वो अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि निम्न में से किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था? क्या दिया है
कि निम्न में से किस पौधे को एक प्रकार के स्लब, तो ये स्लब जो भाई साहब है, ये स्लब है एक कीड़ा। ये स्लब क्या विद्यार्थी, एक कीड़ा है विद्यार्थी, जो कहने का मतलब खास प्रकार के पौधा पर वो लार्वा को देता है और वह लार्वा उस पौधे के टहनी या पत्ती को खा करके अपने आप को सरवाइव करता है, और वो पौधा है पार्थेनियम। क्या विद्यार्थी, पार्थेनियम है। ठीक है, देखो 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न में से कौन पौधा विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। यहाँ पर पौधा दिया हुआ है, और कौन पौधा विद्यार्थी विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, वह है कैलोट्रोपिस। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, कैलोट्रोपिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। अगला है विद्यार्थी, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं। जैव मात्रा की उत्पादन को दर को क्या कहते हैं विद्यार्थी, तो उसे प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी, प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे, नहीं, उसे उत्पादकता डायरेक्ट कहेंगे। क्या दिया है कि जैव मात्रा के उत्पादन की दर को, प्राथमिक उत्पादकता तो उसे कहेंगे विद्यार्थी जो केवल और केवल पौधों से जैव द्रव्य का निर्माण करेगा, तो उसे कहते हैं प्राथमिक उत्पादकता। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन विद्यार्थी किसे कहा जाता है, तो श्वसन के बाद जो है शेष जैव द्रव्य जो बच जाता है रेस्पिरेशन के बाद, उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्शन का मतलब हो जाता है विद्यार्थी जो है, सेकेंडरी प्रोडक्शन का मतलब उपभोक्ता के द्वारा जैव द्रव्य का निर्माण जो होगा उसे कहा जाता है द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है, तो अपने सबका जो आंसर है जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं, तो एक लाइन में उसे हम उत्पादकता कहेंगे। क्या कहेंगे हम, उत्पादकता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी कि मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन को क्या कहेंगे। यानी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जब फूड चेन स्टार्ट होगा तो उसे डिट्राइटस फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूरे, डिट्राइटस फूड चेन। चलो अगला क्वेश्चन है, जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पादकता का पृथक्करण एवं शोधन के प्रक्रम को क्या कहते हैं। इसे विद्यार्थी अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रवाह संसाधन। क्या कहेंगे विद्यार्थी, अनुप्रवाह संसाधन। ओके, तो दिक्कत समझने में नहीं ना, चलो बढ़ते आगे। अगला है कि पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज को किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। तो याद कीजिए कि पीसीआर में बता दिए थे कि इसमें दो प्रकार के एंजाइम को यूज किया जाता है, जिसमें एक था टैक डीएनए पॉलीमरेज, बताया था ना, एक था टैक डीएनए पॉलीमरेज और दूसरा था वेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज लिखो या डायरेक्ट पॉलीमरेज लिखो, पॉलीमरेज। और हम आपको बता दिए थे ये टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है इसे थर्मस एक्वेटिकस नामक जो है जीवाणु से, बैक्टीरिया से अलग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्मस एक्वेटिकस। देखना बुक में है कि नहीं। अगला है कि डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं। तो याद रखना है डीएनए पर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है विद्यार्थी, निगेटिव चार्ज, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलाने से होता है। यानी ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन द प्यूरिफाइड डीएनए अकर्ड एडिशन ऑफ व्हाट, मतलब क्या चीज को मिलाया जाता है विद्यार्थी। तो कहने का मतलब जो है ध्यान दो विद्यार्थी, क्या क्वेश्चन कि डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलाने से होता है विद्यार्थी। तो याद रखना है वो होता है चिल्ड इथेनॉल। क्या होता है, चिल्ड इथेनॉल को। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग
जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाया जाता है। ठीक है, तो वह है विद्यार्थी डाइवैलेंट कैटायन। क्या विद्यार्थी? डाइवैलेंट कैटायन। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर अगर अपने सब बढ़ेंगे जो है विद्यार्थी, तो वो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिका के लिए समवाहक के रूप में किया जाता है? जंतु कोशिका के लिए वेक्टर के रूप में विद्यार्थी जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो जंतु कोशिका में हो जाता है विद्यार्थी रेट्रोवायरस। क्या हो जाता है? रेट्रोवायरस। वैसे हम बता दें, क्वेश्चन आपका देखो सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल सेल। अगर इन्हीं एनिमल सेल की जगह पर अगर अपने सबको दे दे, क्या अपने सबको दे दे प्लांट सेल, तो उस कंडीशन में हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। ठीक है, अगर विद्यार्थी बैक्टीरिया दे दे तो प्लाज्मिड हो जाएगा। ठीक है, और PBr322 दे दे तो ये हो जाएगा पोलियो वैक्सीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है पोलियो वैक्सीन बनाने में। कोई दिक्कत समझने में? तो अपने सबका जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल सेल, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्च विषाणु हो जाएगा, यानी रेट्रोवायरस हो जाएगा। ठीक है, अगला विद्यार्थी कि डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश करने को क्या कहते हैं? डीएनए का टुकड़ा है विद्यार्थी, उस डीएनए के टुकड़ा को हम परपोषी कोशिका में जब पहुंचाएंगे तो उस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपैगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? माइक्रो प्रोपैगेशन। पूछ देगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपैगेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न किस्मों के पौधों से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मित होकर नए पादप को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है? मतलब दो अलग अलग विद्यार्थी पौधा है और उसके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन किया जाएगा, तो इस प्रक्रिया को विद्यार्थी कहा जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं विद्यार्थी? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, यानी कायिक संकरण कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है? कौन जीवाणु बीटी विष? तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्या हो जाएगा? बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसे शॉर्ट में विद्यार्थी बीटीवी लिखा रहता है। ठीक है, जैसे पढ़े होइएगा बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी टोबैको। ओके, चलो अगला है किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? तो वो है क्राई फर्स्ट एसी। वो क्या विद्यार्थी? क्राई फर्स्ट एसी अपने सबका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्या लिखा है कि निम्न में से किस बंधन द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है? तो आपको पता होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें विद्यार्थी दो चेन रहता है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है, जो कि अगर हम साइड में बता दें तो एक रहता है ए चेन और दूसरा रहता है बी चेन विद्यार्थी, जो आपस में सी पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। तो इसके बीच में ही विद्यार्थी जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद होता है। अगर विद्यार्थी आपको ये पूछ दिया जाए कि बताइए कि ए चेन और बी चेन के बीच में टोटल कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? जो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड की संख्या इंसुलिन के दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में 3 होता है। कितना होता है? 3। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। चलो अगला बता दे। अगला अगर हम बढ़े आगे विद्यार्थी, अगला है अपने सब के क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? यानी व्हाट इज द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की बात करेंगे तो वो हो जाता है विद्यार्थी एलाइजा। एलाइजा में आपको पता होगा विद्यार्थी, एलाइजा जो टेस्ट जो होता है विद्यार्थी,
अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में थोड़ा मात्रा में भी अगर है तो वो क्या करता विद्यार्थी जो है, वो जो है क्या करता विद्यार्थी, तो हमारे जो है बॉडी में थोड़ा सी भी मात्रा में अगर एंटीजन एंटीबॉडी रहता है तो उसे डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और बीमारी का हमें पता चल जाता है, ठीक है। चलो विद्यार्थी, तो अगला क्वेश्चन की ओर अपने सब बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो देखो विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग इम्फाइसीमा के निदान में होता है। इम्फाइसीमा एक बीमारी है, तो इसमें विद्यार्थी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज किया जाता है। इसका उपयोग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी 43 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्दम मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। लिखा है कि निम्न में से कौन प्लाज्मिड की जाति दुर्दम मलेरिया के लिए उत्तरदायी। तो आप पढ़े भी होइएगा कि ये प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, इसका 4 वैरायटी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाe, प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो कहने का मतलब आप अच्छे से जान चुके हैं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है, इसके कारण मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। कौन सा मलेरिया होता है? मैलिग्नेंट। अगर ऐसे पूछ दिया जाए विद्यार्थी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा जो है कौन सा, जो कहने का मतलब मलेरिया होगा, तो इसके द्वारा जो है क्वार्टन मलेरिया होता है। कौन सा मलेरिया होता है? क्वार्टन, QUARTN, क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया में खास बात क्या होता है विद्यार्थी? हर चौथे दिन यानी हर 72 घंटा के बाद बुखार आता है। हर 72 घंटा के बाद विद्यार्थी इसमें बुखार आता है, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थी प्लाज्मोडियम ओवेले की बात करेंगे। तो प्लाज्मोडियम ओवेले के द्वारा विद्यार्थी जो है बेनाइन टर्सियन मलेरिया होता है। शॉर्टे में लिखते विद्यार्थी बेनाइन टर्सियन मलेरिया, जिसमें क्या होता है, रोगी को हर 48 घंटे के बाद क्या होता है? बुखार आता है। और एक है विद्यार्थी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा जो है इसमें भी जो है बेनाइन टर्सियन विद्यार्थी जो है मलेरिया होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी है। तो आपको पता ही होगा रिंगवर्म, दाद, दिने, खुजली, ये सब बीमारी फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है, ठीक है। चलो 45 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी कह रहा है कि निम्न में से कौन कथन इंटरफेरॉन के बारे में गलत है। यहाँ पर विभिन्न सारे दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखा है यह प्रोटीन है, तो सही है। लिखा इसका स्रवण विषाणु संक्रमित कोशिकाएं हैं, तो ये भी बात सही है। इसके बाद है ये असंक्रामक कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाती है, ये भी बात सही है कि नहीं जी। तो कहने का मतलब कह रहा क्वेश्चन की गलत कौन है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। ये सारा का सारा बात क्या है विद्यार्थी? सही है। तो अपने सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। अपने सबका अगला क्वेश्चन जो है विद्यार्थी वो है कि निम्न में से कौन कोशिकाएं, निम्न में से कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है। प्रतिरक्षी का मतलब विद्यार्थी जो है इम्यून सिस्टम को, तो वो हो जाता बी लिम्फोसाइट। बी लसीकानु का मतलब विद्यार्थी बी लिम्फोसाइट हो जाता। क्या हो जाता है? बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अगला है विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरूपण को अस्वीकार करती है। यानी कि which of the following is immune response reject graft, वो हो जाता विद्यार्थी जो है हेलो ध्यान दो विद्यार्थी। तो क्या है क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरूपण को अस्वीकृत करती है विद्यार्थी। तो वो है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा यानी सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्सेज, ठीक है। क्या विद्यार्थी? सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन प्रतिरक्षी
कोलेस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कोलेस्ट्रम में सबसे ज्यादा मात्रा में आईजीए का पूरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पूछ देगा हेरोइन क्या है? तो हेरोइन डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। हेरोइन क्या विद्यार्थी? हेरोइन डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, चलो विद्यार्थी कुछ क्वेश्चन और है, देखते हैं इसे फटाफट जो है। एड्स संक्रमित व्यक्ति में किस कोशिका की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आती है विद्यार्थी? तो पढ़े होइएगा T4 लिम्फोसाइट, है कि नहीं जी? क्या पढ़े होइएगा? T4 लिम्फोसाइट यानी टी लसिकानु, यही अपने सबका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग है? स्व प्रतिरक्षा रोग की बात करेंगे तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ठीक है जी, चलो इसके बाद अगर अपने सब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के वृद्धि को रॉकीफोर्ट चीज परिपक्व करता है विद्यार्थी? क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्मजीव? इसमें बैक्टीरिया भाग लेता विद्यार्थी? बैक्टीरिया भाग लेगा कि कवक लेगा? नहीं जी, रॉकीफोर्ट चीज आप पढ़े होइएगा पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी के द्वारा होता है। ठीक है, और पेनिसिलियम जो है वो क्या है? एक कवक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने सबका? कवक हो जाएगा। ओके, इससे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की? निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की? तो वो महान वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। कौन है विद्यार्थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? तो याद रखना ब्यूट्रिक अम्ल उत्पादन करने वाला जो है वो है एसेटोबैक्टर। एसेटोबैक्टर के द्वारा क्या होता विद्यार्थी? जो है ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण होता। अब जरा सोचो, इस ब्यूटायरिक एसिड के जगह पर अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए, सॉरी ये यहाँ पर विद्यार्थी हम आपको गलत बता दिए। ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण विद्यार्थी किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगर एसेटोबैक्टर के द्वारा याद रखना विद्यार्थी एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। एसेटोबैक्टर के द्वारा किसका निर्माण होता है विद्यार्थी? एसेटोबैक्टर के द्वारा किसका निर्माण होता है? एसिटिक एसिड का। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, जो क्वेश्चन है अपने सबका, इस क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से अपने सब देखेंगे। जो है आपका क्वेश्चन क्या विद्यार्थी जो है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस ब्यूटायरिक एसिड? तो ब्यूटायरिक एसिड की बात करेंगे तो ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम। किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम के द्वारा। एसेटोबैक्टर के द्वारा याद रखना है एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। एस्परजिलस नाइगर के द्वारा विद्यार्थी सिट्रिक एसिड बनता है। लैक्टोबैसिलस के द्वारा एसिटिक एसिड। लेकिन अपने सबका क्वेश्चन है कि ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण कौन करता है? तो क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किसको थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं? ठीक है विद्यार्थी, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग कहीं पर हो गया है तो उसे हटाने के लिए याद रखना है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज किया जाता है। किसका? स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट है विद्यार्थी कि निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता विद्यार्थी? तो एड्स में कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने सबका कि निम्न सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? तो पृथ्वी की रचना की बात करेंगे तो वो कितना वर्ष हो जाएगा बताओ? तो 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। आपको ये भी पता होना चाहिए विद्यार्थी कि पृथ्वी के उत्पत्ति के 500 मिलियन बाद लाइफ का निर्माण हुआ था। ठीक है, यानी आज से 4 बिलियन वर्ष पूर्व विद्यार्थी जो है इस पृथ्वी पर लाइफ का निर्माण हुआ था। लेकिन पूछ रहा है कि सौरमंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। ओके, चलो आगे क्या लिखा विद्यार्थी जो है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए भ्रूणात्मक
समर्थन प्रस्तावित किया था वो है अर्नेस्ट हैकल। क्या विद्यार्थी? अर्नेस्ट हैकल साहब है। ठीक है, आगे है विद्यार्थी इवोल्यूशन चैप्टर से कि भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी रचना का अलग रूप ले लेना क्या कहलाता है? तो वो होमोलॉजी कहलाता है विद्यार्थी, समजातता कहलाता है। क्या कहलाता है? समजातता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकरकंदी एवं आलू किसके उदाहरण है विद्यार्थी? तो यह जो है तुल्य रूपता, यह एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी का उदाहरण है। ठीक है विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जो है निम्न में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है विद्यार्थी? तो वो आ जाता है ग्लापेगोज, ग्लापेगोज फिंचेज। क्या आ जाता है? ग्लापेगोज फिंचेज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शुगर से जुड़ता है? निम्नलिखित में से किस बंधन यानी कौन से बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजिनस क्षार यानी नाइट्रोजिनस बेस जो है वह शुगर के साथ जुड़ता है? तो इसके बीच में जो बॉन्ड होता है बता देते, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है या एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चन और आ गया विद्यार्थी जो है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन थाइमीन है? तो हम बता दिए थे यूरासिल के 5वां नंबर कार्बन पर जब आप मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, है कि नहीं, तो 5 मिथाइल यूरासिल क्या हो जाएगा? राइट आंसर अपने सबका। अगला है विद्यार्थी कि आरएनए की तुलना में डीएनए एक ज्यादा अस्थायी है, ऐसा क्यों? क्योंकि यूरासिल के स्थान पर थाइमीन पाया जाता है। क्योंकि यूरासिल के स्थान पर विद्यार्थी थाइमीन पाया जाता है, इसीलिए जो है आरएनए की तुलना में डीएनए ज्यादा स्थायी होता है विद्यार्थी। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। जस्ट विद्यार्थी 5-6 क्वेश्चन और रह गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम डीएनए के असतत रूप से संश्लेषित खंडों को जोड़ता है? यानी डीएनए का 2 टुकड़ा उसे जोड़ने में डीएनए लाइगेज एंजाइम भाग लेता है। कौन सा भाग लेता है विद्यार्थी? डीएनए लाइगेज एंजाइम भाग लेता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो 66 नंबर में है निम्नलिखित में से किसके अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जिम्मेदार नहीं है? मतलब यहाँ पर 3 ऑप्शन है और इसमें से किसका निर्माण आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा नहीं होता है? तो वो है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। वो क्या हो जाएगा? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यानी एसएनआरएनए का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा नहीं होता है। अगला है विद्यार्थी कि निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर प्रयोगों पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम? तो याद करो विद्यार्थी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल साहब क्या किए थे? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए थे, है ना। इसके बाद जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिए थे, लेकिन स्वतंत्र अपयोजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था। तो राइट आंसर अपने सबका सी नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर जो है निर्भर नहीं है, वो क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसके बाद है संतति का रुधिर वर्ग ओ है, मतलब बच्चे का रुधिर वर्ग ओ है, तो कह रहा है उसके माता पिता का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ये तो आपको बना करके देखना पड़ेगा। बट देखो संतति का करा विद्यार्थी चाइल्ड की बात करेंगे तो चाइल्ड का रुधिर वर्ग क्या है? ओ। तो ओ के लिए जीनोटाइप क्या हो जाता है विद्यार्थी? आईओ हो जाता है और आईओ हो जाता है। खुद सोचो विद्यार्थी, इसमें से एक आईओ आया होगा उसकी मदर से, शॉर्ट में लिख देते हैं, और इसमें से एक आईओ जो आया होगा उसके फादर से, है कि नहीं जी। अब बाकी इसके साथ एक दूसरा जीन भी होगा। तो खुद देखो विद्यार्थी, अब मिला सकते हैं। ए बी के लिए 2 जीनोटाइप होता है, एक ही जीनोटाइप होता है आई ए आई बी, और इसमें भी विद्यार्थी सेम हो जाएगा आई ए आई बी। ठीक है, तो कहने का मतलब इन दोनों के साथ एक आईओ होना चाहिए, नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले गलत हो गया। सेम ए बी वाला में देखो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, इधर जो है आई ए हो जाएगा और आई बी हो जाएगा विद्यार्थी,
तो कहने का मतलब ओ तो चल सकता है आई ओ, लेकिन इसमें देखो आई बी है तो ये भी गलत हो जाएगा विद्यार्थी जो है। ठीक है, ए दे दिया तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ए का जीनोटाइप एक विद्यार्थी आई ए के साथ में आई ओ भी होता है तो चलेगा, क्योंकि इसमें एक आई ओ है और इसमें तो दोनों आई ओ जीन होगा, है कि नहीं जी, तो ये चलेगा आंसर। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो ओ के साथ ए दिया है विद्यार्थी तो ये सी नंबर तो था तो ये भी चलेगा, ओ के साथ ओ ये भी चलेगा, ओ के साथ बी ये भी चलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी डी नंबर। अब ये विद्यार्थी निकालना पड़ता है, ये क्रॉस करके निकालिएगा तो राइट आंसर आपका यही आएगा। बाकी जो है ये दोनों नहीं आएगा, सी भी आएगा, लेकिन सी वाला डी में ले लिया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ओके, बस 2 क्वेश्चन और आ गया जी। निम्नलिखित में से कौन एक्सओ प्रकार के लिंग निर्धारण का उदाहरण है? क्या विद्यार्थी, निम्नलिखित में से कौन एक्सओ प्रकार के, तो एक्सओ प्रकार का किसमें पाया जाता है, टिड्डा में। किसमें पाया जाता है, ग्रास हॉपर, टिड्डा में। चलो लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, निम्न में से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बता दिए थे ना, 44 प्लस XXY यानी एक्स क्रोमोजोम की अतिरिक्त प्रति के कारण विद्यार्थी जो है क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो चलो 2026 मॉडल पेपर अपने सब खत्म कर लिए विद्यार्थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे भेजिए, जो है किसी प्रकार का कोई वीडियो में गलती हो त्रुटि हो तो मैसेज करिएगा, उसे नेक्स्ट वीडियो से सुधारा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।